नमस्कार प्रिय बच्चों। हम युगों का दौर, जो कि आपका चतुर्थ अध्याय है भारत की खोज से, के अंतर्गत उप विषय प्रगति बनाम सुरक्षा आज हम पढ़ेंगे। पूर्व में विद्यार्थियों हमने देखा कि अंग्रेजी शासन भारत पर इतने लंबे समय तक रह सका, या अंग्रेजों ने अपनी नींव भारत में बनाई या भारत में नींव डाली या जड़ें जमाई, उसके पीछे बहुत से सूत्र प्राचीन इतिहास के जो है कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार भारत अंदर ही अंदर जो है क्षीण होता जा रहा था, किस प्रकार से छोटे छोटे राज्यों ने भारत की जो आंतरिक शक्ति है उसको आघात पहुंचाया। और यही कारण था कि अंग्रेज़ों को भारत पर अधिकार करने में अधिक शक्ति का, या कहें कि अधिक प्रयत्नों का उन्हें आवश्यकता नहीं हुई। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जिस सभ्यता का निर्माण हुआ है उसका आधार क्या है? स्थिरता और सुरक्षा की भावना। और इसीलिए भारत जो है पश्चिमी देशों के मुकाबले अधिक सफल रहा है। वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता दी। जैसा हमने पहले पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था जो कि वैदिक युग में प्रारंभ की गई थी, वैज्ञानिक व्यवस्था थी। बाद में इसमें जो है त्रुटियां आती गई, लेकिन प्रारंभ इसका जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से था। और ये जो वर्ण व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार प्रथा है, इसने सामाजिक ढांचे को मजबूत रखा। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है, और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। मतलब संकीर्णता नहीं है इसमें, दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं होता है, यह स्व से पर की भावना की ओर चलती है। यह दिलचस्प बात है कि जहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि जो समूह के लिए है, जो व्यक्ति से हटकर सबके लिए है, जो लोक कल्याणकारी है, वही भारतीय व्यवस्था का मूल आधार है। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला न जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहें। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता दी। बेटा, ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, लचीलापन, जिसे आप फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं अंग्रेजी में। भारतीय संस्कृति में अन्य संस्कृतियों को अपने में समाहित करने की अभूतपूर्व शक्ति है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विभिन्न संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करके अपने रूप को निरंतर परिवर्तित किया, समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वरूप को बनाए रख सकी, और आज भी वह अक्षुण्ण है। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लग गई, जो कि विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की हम विशेषता बताते हैं। ये हो गया। इसमें राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासित ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राजा सत्ता चाहे देखने में कितनी भी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्ति दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। इसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि चाहे जितने भी साम्राज्य यहाँ निर्मित हुए और ख़त्म हो गए हों, लेकिन जो मूल है, जो ग्रामीण स्वशासन की जो व्यवस्था थी, वो अपने कमोबेश उसी रूप में
हमेशा बनी रही। उस व्यवस्था को किसी भी राजा ने, राजवंश ने, चाहे वो भारत का हो या बाहर से आने वाले हों, किसी ने भी उसको विध्वंस करने की या उसको क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। वह व्यवस्था अपने मूल रूप में कमोबेश परिवर्तनों के साथ यथावत चलती रही। यही कारण है कि जो कहें कि आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों हित सुरक्षित रह सके। और ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज़्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उसने बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा, वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। ये एक स्वयं सिद्ध सी बात है कि जब हम कहीं से कुछ ग्रहण करते हैं तो अपना भी हम वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अक्खड़पन रखते हैं, यदि हम समय काल और परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार नहीं करते हैं, तो विध्वंस या कहें कि समूल नष्ट होने की स्थिति आ जाती है। यही बात यहाँ समझाई गई है। धन्यवाद।